Okay. Very good afternoon to all of you. I hope you all are doing great at your places. So before going further, our chapter from trade to territory, which we are doing it from like last four five classes. So before going further, I would like to recall the things we have done earlier. We have studied about war with Marathas, then claim to paramountcy, and some द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप. ओके, हमने कुछ ये सारी चीजें पढ़ी थी, पॉलिसीज के बारे में पढ़ा कि कैसे ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक्सपेंशन किया इंडिया में. ठीक है, हाउ दे केम फॉर ओनली ट्रेडिंग एंड आफ्टर दैट दे बिकम दे कैप्चर आवर टेरिटरी, दे एक्सपेंड देयर टेरिटरी टू इट. ओके, सो नाउ आज हम क्या करने वाले हैं, सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम. अब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस और उन्होंने अपनी जो मैनेजमेंट की चीजें हैं कि कैसे थिंग्स को मैनेज करना है, तो ये सारी चीजें उन्होंने क्या की, चेंज करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था. ठीक है, तो लुकिंग एट योर स्क्रीन, देयर योर नेक्स्ट टॉपिक इज सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, Warren Hastings, Governor General from 1773 to 1785. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने जो हास्टिंग की बात की थी, लॉर्ड हास्टिंग की बात की थी, वो अलग थे. वो गवर्नर जनरल कब तक रहे थे? वो गवर्नर जनरल रहे थे 1813 से लेके 1823 तक गवर्नर जनरल रहे थे. ठीक है, बट ही इज वॉरेन हास्टिंग. ओके, एंड ये गवर्नर जनरल से कब से कब तक थे? ये 1773 से 1785 तक गवर्नर जनरल रहे हैं. ठीक है, नाउ कंपनी एक्वायर्ड पावर नॉट ओनली इन बंगाल. हमने पढ़ा बंगाल में, मैसूर में, मराठा कंपनी ने क्या कर ली थी, अपनी पावर को एक्वायर कर लिया था. ठीक है, बस बंगाल में ही उन्होंने पावर को एक्वायर नहीं किया था, बॉम्बे और मद्रास में भी कर लिया था. बॉम्बे का मीन क्या है, महाराष्ट्र में ही है बॉम्बे. तो उन्होंने मराठा पावर को और मद्रास, मतलब जो तमिलनाडु में आपका चेन्नई है, उन पार्ट्स को भी क्या कर लिया था, एक्वायर कर लिया था. Now, British territory was divided into administrative units called presidencies. British units, British territories, जो British territory है, वो जो administrative units में जो divide हुई भी है, वो उस division को हम क्या बोलते हैं? उस division को हम बोलते हैं presidencies. Okay? Now, मेनली जो डिवीजन था वो क्या उन्होंने किस प्रेसिडेंसीज में किया था? उन्होंने किया था बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी. ठीक है, और इन तीनों को, ये प्रेसिडेंसी क्या होता है? ठीक है, एक यूनिट बना दिया. ठीक है, कि आप बंगाल का जितना एरिया है उसको आप गवर्न करोगे. ठीक है, फिर मद्रास का जो एरिया है उसको आप गवर्न करोगे. ठीक है, बॉम्बे का जो एरिया है तो आप गवर्न करोगे. ठीक है, हर एक के लिए क्या कर दिया, एक गवर्नर अपॉइंट कर दिया. ओके, जैसे जस्ट लाइक दैट आज के प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम बात करते हैं, अगर आज के डेट में क्या है, स्टेट्स हैं, तो हर एक स्टेट में क्या है, कैपिटल्स है. हर एक स्टेट का कैपिटल है. जैसे राजस्थान का जयपुर है, तो जितने भी आपके इम्पोर्टेंट इवेंट्स होंगे, ठीक है, इम्पोर्टेंट जो भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज होंगी या कोई भी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट या इकोनॉमिकल पॉलिटिकल आपका कोई स्टेप लेना होगा, एडमिनिस्ट्रेट करना होगा, वो कहाँ पे है? जयपुर में होगा. तो जस्ट लाइक दैट उस टाइम पे क्या थी, प्रेसिडेंसी थी, और ये तीन इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंसी थे, दैट इज बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी. और हर एक प्रेसिडेंसी को कौन गवर्न करता था? गवर्नर गवर्न करता था. और इन सबके ऊपर जैसे हमारे स्टेट के, हर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हैं. ठीक है, तो वो चीफ मिनिस्टर हो गए, और जो हमारे उन चीफ मिनिस्टर को कौन गवर्न करता है? चीफ मिनिस्टर को हमारे पूरे कंट्री के जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो है, और भी जो सेंट्रल यूनिट है, वो गवर्न करती है. तो जस्ट लाइक दैट ये जो प्रेसिडेंसी थी, हर एक प्रेसिडेंसी को गवर्नर गवर्न करता था. और इन गवर्नर को कौन हेड करता था? सुप्रीम हेड, जो कौन था? गवर्नर जनरल. ठीक है, जैसे आप
समझने के लिए ये समझ लीजिए कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो गवर्नर जनरल है, और जो हर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है, गवर्नर है। तो जस्ट लाइक दैट बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को हर एक गवर्नर रूल करता था, और उनके सुप्रीम हेड कौन थे, गवर्नर जनरल। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं अंकल की, वो कौन है, वो है वॉरेन हास्टिंग्स, जो गवर्नर जनरल रहे कब से कब तक, 1773 से 1785 तक। वॉरेन हास्टिंग इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। वॉरेन हास्टिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो कॉन्ट्रीब्यूशन है एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में, इन स्फेयर ऑफ जस्टिस। स्फेयर ऑफ मतलब, जस्टिस का मतलब क्या है, न्याय देने। स्फेयर ऑफ जस्टिस में उन्होंने जस्टिस का जो तरीका है, हमारा न्याय देने का तरीका है, उसको उन्होंने चेंज किया। स्फेयर ऑफ आर्मी, आर्मी, हम ये दो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं, वो ये लेकर आए थे, और इन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया था इन दोनों ही स्फेयर्स में, और काफी चेंजेस वो लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे, वॉरेन हास्टिंग्स। ठीक है। नेक्स्ट है आपका न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस। अभी मैंने आपसे बात की कि न्यू एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स में दो जो इम्पोर्टेंट आपके स्पेयर थे, एक था स्पेयर ऑफ जस्टिस और दूसरा क्या था, स्पेयर ऑफ आर्मी। तो हम ये न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस के बारे में करते हैं। ये न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस क्या है, जस्ट लुक एट द स्क्रीन। न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस फ्रॉम 1772, न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस was established 1772 से एक नया सिस्टम, न्याय देने का एक नया सिस्टम जो है एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, अब देखिए एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया है। डिस्ट्रिक्ट है, क्रिमिनल कोर्ट एंड सिविल कोर्ट। ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट है, एक ये समझ लीजिए ये एक डिस्ट्रिक्ट है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक को क्रिमिनल कोर्ट में बना दिया, एक को सिविल कोर्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट का मतलब समझते हैं। क्रिमिनल कोर्ट क्या आएंगे, जितने भी मर्डर्स हो गए, या फिर ऐसे रेप्स हो गए एक्सेट्रा, ये सारी जो चीजें हैं वो क्रिमिनल कोर्ट के अंदर जाएंगी। इनसे रिलेटेड जितना भी आपका सिस्टम है वो क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा। ठीक है, और सिविल कोर्ट जैसे मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, ठीक है, चोरी हो गई, ये सारी चीजें कौन से कोर्ट में जाएंगी, सिविल कोर्ट में जाएंगी। अगर ये सारी चीजें होती है तो हम सिविल कोर्ट में जाएंगे, और अगर कोई मर्डर होता है, रेप होते हैं, तो वो सब चीजें कौन से कोर्ट में जाएगी, क्रिमिनल कोर्ट में जाएगी। ठीक है, उस टाइम पे क्रिमिनल कोर्ट को क्या बोला जाता था, फौजदारी अदालत। अदालत, कोर्ट को हिंदी में अदालत बोलते हैं ना, तो उस टाइम पे क्रिमिनल कोर्ट को बोला गया था फौजदारी अदालत, और सिविल कोर्ट को बोला गया था दीवानी अदालत। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ सिविल कोर्ट, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीवानी अदालत। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो अब क्रिमिनल कोर्ट क्या था, दीज कोर्ट्स वर अंडर काजी एंड मुफ्ती बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर्स। बेटा कलेक्टर्स की स्पेलिंग जो है टाइप हो गई है। काजी कौन होते हैं, जो मुस्लिम्स में जज होते हैं, मुस्लिम्स में जो जज होते हैं उनको हम काजी बोलते हैं इस्लाम में। और मुफ्ती जो एक रिलीजियस लीडर होता है, आप लीडर नहीं तो जो ये समझ सकते हैं कि जो लीगल एक्सपर्ट होता है, मुस्लिम में जो लीगल एक्सपर्ट होता है ना, जो रूलिंग्स के बारे में बताता है, रिलीजियस मैटर्स को कैसे हमें लीगल एक्सपर्टली हमें बताना है, उसको हम मुफ्ती बोलते हैं। ठीक है, हम इस्लाम में बोलते हैं। तो काजी और मुफ्ती जो थे उनके अंडर में ये कोर्ट चलता था, और सुपरवाइज कौन करता था, कलेक्टर्स। कलेक्टर्स कौन है, आज की डेट में जो आप कलेक्टर्स देखते हो, हर एक सिटी में, हर एक टाउन में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कलेक्टर होता है। ठीक है, सॉरी, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कलेक्टर होता है। तो उस कलेक्टर क्या करते हैं, आज की डेट में जो कलेक्टर है, उस टाइम कलेक्टर की जो पावर है उससे भी ज्यादा पावर किसके पास होती थी, उस टाइम के कलेक्टर्स के पास में होती थी। ठीक है, तो ये जो कलेक्टर्स के सुपरविजन में काजी और मुफ्ती के अंदर में क्रिमिनल कोर्ट चलता था। नाउ सिविल कोर्ट, जो दीवानी अदालत है, मौलवीज एंड हिंदू पंडित। मौलवी जो इस्लाम में, मुस्लिम्स में जो पंडित होते हैं उनको मौलवीज बोलते हैं हम। मौलवीज और हिंदू पंडित जो है, इन्होंने इंटरप्रेट किया इंडियन लॉज को फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट
कोड। इंटरप्रेट क्या मतलब कि अब इंडियन जो लॉज बने हुए थे उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए उसके अंदर, ठीक है। कुछ उनके अकॉर्डिंग उन्होंने चीजें डाली जिससे कि यूरोपियन को क्या है, यूरोपियन कलेक्टर्स को अच्छे से समझ आ सके चीजें, उसके अकॉर्डिंग क्या किया इन्होंने, इंटरप्रिटेट कर दिया था, ठीक है। और ये सिविल कोड कौन चलाता था, मौलवी और हिंदू चलाते थे, हिंदू पंडित। क्वेश्चन आ जाता है कि सिविल कोड किसके अंडर में थी, मौलवी और हिंदू पंडित के अंडर में, अंडर द सुपरविजन ऑफ कलेक्टर्स। और क्रिमिनल कोड किसके अंडर में थी, अंडर काजी एंड मुफ्ती, जज और आपके लीगल एक्सपर्ट थे इस्लाम के, उनके अंडर में क्या था, क्रिमिनल कोड था, ठीक है। क्रिमिनल कोड इज नोन एज फौजदारी अदालत एंड सिविल कोड इज नोन एज दीवानी अदालत। ओके, नाउ वाज एवरीथिंग सो इजी गोइंग विद दिस सिस्टम? क्या ये जो सिस्टम बना दिया इन्होंने कि डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्रिमिनल कोड होगा, सिविल कोड होगा, ये सारी चीजें और बहुत सारे लॉज ले आए, क्या इससे चीजें जो सिस्टम में बहुत स्मूथली चलने लग गया, सब चीजें बहुत इजी हो गई? नहीं, बहुत से चैलेंजेस क्या है फेस करने पड़े थे। एंड अब ये चैलेंजेस क्या थे, देखिए, द मेजर प्रॉब्लम The major problem was the Brahmin Pandits have different interpretations of local laws based on different schools of Dharm Shastra. Now, ये जो मेजर प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये देखने को मिलती थी, जो ब्राह्मण पंडित थे, अब लोकल लॉज को लेके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन थे, ठीक है। बहुत सारे अब डिफरेंट डिफरेंट पंडित भी जो थे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पंडित थे, उनके खुद के अपने अलग अलग लॉज थे। तो उनके अलग अलग जो लॉज बने हुए थे धर्मशास्त्र के बेस पे बने हुए थे, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ धर्मशास्त्र, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट उनके जो आइडियाज थे उसके बेस पे बने हुए थे। अब हम देखेंगे धर्मशास्त्र क्या है। धर्मशास्त्र एक संस्कृत टेक्स्ट है जो जिससे भी सोशल रूल्स होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, बिहेवियर के कोड्स होते हैं, ठीक है। उसको हम धर्मशास्त्र बोलेंगे, ठीक है। एक बुक बोलेंगे जिसमें ये सारी चीजें, सोशल रूल्स और बिहेवियर के बारे में दिया गया है संस्कृत में, उसको हम धर्मशास्त्र बोलते हैं। तो ये जो ब्राह्मण पंडित थे इन सबके जो थे इंटरप्रिटेशन कैसे थे, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन थे, ओके। धर्मशास्त्र संस्कृत टेक्स्ट डिस्क्राइबिंग सोशल रूल्स एंड कोड ऑफ बिहेवियर। नाउ टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, in 1775, 11 Pandits were asked to compile a digest of Hindus. Now, अब यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, मतलब कि सबके लिए एक जैसा लॉ बनाने के लिए कि जितने भी लोग हैं इस लॉ को माने, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए उन्होंने क्या किया, 1775 में 11 पंडित को, 11 पंडित को बुलाया और उन्हें कहा कि आप एक कंपाइल मतलब मिक्स करना, ठीक है। एक मतलब कि जो 11 पंडित थे, सपोज दे ऑल आर फ्रॉम द डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड, रिलीजियस पंडित, ठीक है, डिफरेंट पंडित थे, ठीक है, सबके अपने अपने लोकल लॉज थे। तो उन सबको बोला गया, जो एक्सपर्ट थे पंडित ने, उनको बोला गया कि आप जो है 11 के 11 पंडित मिलके एक ऐसा हिंदू के लिए लॉज आप कंपाइल कीजिए जिससे कि सारे लोग क्या है, जितने भी हिंदूज हैं वो सोशली क्या करें, हमारे लॉ को, हमारे जस्टिस को माने, ठीक है। क्योंकि अगर आपको लॉ, अब सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में क्या है, इतने रिलीजन हैं और सब रिलीजन पे हम लोग बहुत ज्यादा क्या करते हैं, बिलीव करते हैं। तो हमारे जो धर्मशास्त्र में, हमारे जो वेदास में जो लिखा हुआ है, ठीक है, अब इस्लाम में जो लिखा हुआ है, हम उन सारी चीजों को बहुत मानते हैं, ठीक है। तो अब ब्रिटिशर्स ने कहा कि अगर हम अपने अकॉर्डिंग रूल लेकर आएंगे, अपने अकॉर्डिंग लॉज बनाएंगे, तो कोई भी हमारी बात को नहीं मानेगा। तो इट्स बेटर कि हम हिंदू के जो कोड हैं, उनके जो बिलीव हैं, उनको देखते हुए हम क्या करें, एक लॉ की बुक बनाते हैं। तो कंपाइल किया उन्होंने 11 पंडित ने मिलकर। तो जो एनबी हेल्वेट थे, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं नीचे, थोड़ी ब्लर है क्योंकि बेटा समटाइम्स हिस्ट्री से ऐसे पिक्चर्स लेकर आने में प्रॉब्लम हो जाती है, हमें नहीं मिल पाती है, तो थोड़ी ब्लर है। बट देखो ये जो पिक्चर है एनबी हेल्वेट की है,
इन्होंने क्या किया, ये जो डाइजेस्ट, कंपाइल ऑफ डाइजेस्ट, जो ये बुक बनाई थी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। क्यों किया था? क्योंकि अब यूरोपियन जो थे उनको तो समझ नहीं आएगा ना कि उन्होंने तो हिंदी में संस्कृत में कंपाइल कर दी पंडित ने। तब जो एनडी हलहर थे वो कौन थे? वो हिंदी के और संस्कृत के स्कॉलर थे, उनको बहुत अच्छी तरीके से आती थी हिंदी और संस्कृत। तो उन्होंने क्या किया, एनडी हलहर ने ट्रांसलेट किया, जिसमें ये जो कंपाइल था उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, जिससे कि जो कलेक्टर्स हैं, क्योंकि कलेक्टर्स भी सबसे सुप्रीम थे, और जो ब्रिटिशर्स थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिन्होंने जो जो भी कलेक्टर को भेजती थी वो कौन होता था? ब्रिटिशर ही होता था, तो हिंदू कलेक्टर नहीं होता था। ठीक है, तो एनडी हलर ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया इस कंपाइल को। ठीक है, कंपाइल डाइजेस्ट ऑफ हिंदू के लिए जो बुक बनी थी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, जिससे कि कलेक्टर को इजीली समझ सके, कलेक्टर इजीली उसे यूज कर सके। Now, by 1778, a code of Muslim laws was also compiled for the benefit of European judges. Now, अब हिंदूज के लिए तो 11 पंडित को बुला के उन्होंने कंपाइल करवा दिया। 1778 में मुस्लिम लॉज को भी क्या किया था? उन्होंने कंपाइल किया। किस लिए किया था? ऑब्वियसली फॉर द यूरोपियन बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जजेस, की जिससे कि यूरोपियन जजेस को क्या है, थोड़ा बेनिफिट मिल जाए और उन्हें भी जस्टिस देने में थोड़ा क्या है, इजीनेस हो जाए। ठीक है, उनके जस्टिस को वो क्या करे, मान ले। ठीक है, now regulating act of 1773, now there is an act called the regulating act of 1773. A new supreme court was established. 1773 का जो एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग एक न्यू सुप्रीम कोर्ट जो है एस्टेब्लिश किया गया, बनाया गया। कोर्ट ऑफ अपील, सदर निजामत अदालत, कोर्ट ऑफ अपील। कोर्ट ऑफ अपील आज की डेट में आप सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, कहाँ पे है सुप्रीम कोर्ट? न्यू दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट, हमारे कैपिटल में है सुप्रीम कोर्ट। जस्ट लाइक दैट, उस टाइम पे जो कैलकाटा माना जाता था वो एक कैपिटल की तरह माना जाता था, और ये जो सदर निजामत अदालत है, इस नेम को देखिए कंफ्यूज मत कीजिए, तो ये ना ज्यादा टेंशन में बताइए। जो सदर निजामत अदालत है आपकी सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, जो सदर निजामत अदालत है वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट है, जो कहाँ पे स्टैब्लिश किया था उन्होंने? कैलकाटा में स्टैब्लिश किया था। बेटा जो अभी प्रीवियसली बताया कि पूछ लेते हैं कि हु कंपाइल्ड द who translated the compile of Hindus, compile for Hindus, तो इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था? एनडी हलहर ने किया था। ठीक है, नाउ अब सदर निजामत अदालत कहाँ लोकेटेड थी? आप बोलेंगे कैलकाटा में लोकेटेड थी। सो दीज आर 1 मार्क क्वेश्चन जो मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, नाउ डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में कौन था? प्रिंसिपल फिगर कौन था? कलेक्टर। कलेक्टर आज की डेट में जो कलेक्टर की इम्पोर्टेंस है उससे कई ज्यादा जो इम्पोर्टेंस थी और पावर थी उस टाइम पे कलेक्टर के पास थी। ठीक है, ये जो कलेक्टर वाला टर्म है आज की डेट में जो हम यूज कर रहे हैं, आज की डेट में हम जो कलेक्टर्स को मानते हैं, ठीक है, कलेक्टर्स की पावर को, वो किस वजह से आया? इनके वजह से आया। ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी चीजें अच्छी भी देके गए हैं हमारे इंडिया को। जो कलेक्टर था प्रिंसिपल फिगर था, मतलब इम्पोर्टेंट फिगर था। तो वो क्या करता था? उसका काम क्या था? रेवेन्यू और टैक्सेस को कलेक्ट करना, लॉ और ऑर्डर, उसके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लॉ और ऑर्डर है उसको क्या करना? मेंटेन करना था। पर वो ये काम करता कैसे था? रेवेन्यू को, टैक्सेस को कलेक्ट करना, लॉ ऑर्डर को मेंटेन करना, वो करता कैसे था? विद द हेल्प ऑफ जज, पुलिस ऑफिसर्स एंड दरोगास। किसकी हेल्प से करता था? जज की हेल्प से, पुलिस की हेल्प से, ऑफिसर्स की हेल्प से और दरोगा की हेल्प से वो क्या करता था? रेवेन्यू को कलेक्ट करता था, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करता था। Now, the collector becomes the new center of power and patronage that steadily replaced previous holders of authority. तो कलेक्टर अब जो था एक न्यू सेंटर बन चुका था पावर का। ठीक है, पावर और पैट्रोनेज का, कि यही सारे रूल्स एंड रेगुलेशन देखेगा, इसके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी है। और कलेक्टर ने क्या किया? प्रीवियसली जितनी भी अथॉरिटेटिव पावर थी उन सबको क्या कर दिया था? रिप्लेस कर दिया था।
नाउ आपका ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। आफ्टर दैट आपने देखा कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को इन्होंने सेट किया था, ठीक है। हमने ये पेयर कर लिया कि जजेस को, एक जजेस का जो पेयर था, जस्टिस का जो पेयर था वो लेकर आए। अब हम आर्मी का, वॉरेन हास्टिंग ने आर्मी को भी स्टैब्लिश किया था, मिलिट्री स्ट्रेंथ को भी बढ़ाया था। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। द कंपनी आर्मी, the power of colonial administration rested on its military strength। जो colonial administration थी, जो ब्रिटिशर्स थे, उनकी जो पावर थी किसमें थी? मिलिट्री स्ट्रेंथ में। कि हमारी मिलिट्री, हमारे सोल्जर्स जितने पावरफुल होंगे, हमारे पास जितनी पावरफुल हमारी आर्मी होगी, उतना ही इम्पोर्टेंट, उतनी ही ज्यादा हमारी पावर होगी। तो मुगल पीरियड में हम देख लेते हैं कि पहले आर्मी कैसी थी? कैवलरी, जो घुड़सवार होते हैं उनको कैवलरी बोलते हैं। जो घोड़े पे सवार होके चलते हैं, युद्ध में लड़ाई करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कैवलरी बोलते हैं। और दूसरे थे इन्फेंट्री। इन्फेंट्री, अब ये मत समझ लेना इन्फेंट्री का मतलब कि जो इन्फेंट का मतलब बच्चा होता है, तो जो घुड़सवार थे या सोल्जर्स थे उनके बच्चे को हम इन्फेंट्री बोलते हैं। नहीं, इन्फेंट्री कौन होता है? पैदल सोल्जर। पैदल, मैंने ये वर्ड इसलिए यूज किया, इससे आपको बहुत इजीली समझ आएगा कि जो ऐसे सोल्जर्स, कुछ सोल्जर्स होता है ना जिनको पैदल ट्रेन किया जाता है कि वो पैदल चलते हैं और लड़ाई करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? आर्चरी, मतलब तीर कमान चलाते हैं, तलवार स्वॉर्ड से जो लड़ाई करते हैं, इनको इनमें ट्रेन किया जाता है। और जो कैवलरी होता है उनको किसमें ट्रेन किया जाता है? उनको हॉर्स बैक, मतलब घोड़े के ऊपर बैठ के कैसे लड़ाई करनी है, कैसे उनको लड़ना है, उसमें क्या किया जाता था? ट्रेन किया जाता था। तो मुगल पीरियड के टाइम पे जो कैवलरी थे वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेट करते थे आर्मी को, वो इन्फेंट्री को बहुत ज्यादा डोमिनेट करते थे, ठीक है। कैवलरी जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे, बट इन्फेंट्री ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करती थी, ठीक है ना। बट मुगल पीरियड के बाद चेंजेस आने लग गए थे, ब्रिटिशर्स चेंजेस लेकर आने लग गए। 18th सेंचुरी के में क्या हुआ था? मुगल सक्सेसर लाइक स्टेट्स, लाइक अब मुगल सक्सेसर स्टेट जो, जहाँ पे अब आज की डेट में उस टाइम पे 18th सेंचुरी में क्या था? अभी भी अवध में मुगल थे, मुगल रूलर कर रहे थे बनारस में। उन्होंने क्या किया? दे स्टार्टेड रिक्रूटिंग पीजेंट्स इनटू देयर आर्मी। जो फार्मर्स थे उनको क्या किया? अपनी आर्मी में शामिल करने वो स्टार्ट कर चुके थे, ठीक है। अब जब भी वो, अब फार्मिंग जो है, अब एक बार उन्होंने बीज वगैरह बो दिया, ठीक है, सीजन में उनका ज्यादा काम होता था कि जब हार्वेस्टिंग का टाइम है या फिर जब टाइम होगा तभी। बट जब जरूरत होती थी तो वो पीजेंट को किस चीज में ट्रेन किया जाता था? इन्फेंट्री, सोल्जर्स में भी, आर्मी में भी उनको ट्रेन किया जाता था और उन्हें प्रोफेशनल सोल्जर बनते थे। और फिर जब लड़ाई नहीं होती थी, कोई वॉर नहीं होता, तो वो फिर से आते थे और वो क्या करते थे? फार्मिंग करते थे। और ब्रिटिश, जस्ट लाइक दैट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने भी क्या किया था? ऐसा सेम मेथड अडॉप्ट किया, ओके। और इस आर्मी को हम क्या बोलते हैं? सेपॉय आर्मी। क्या बोलते हैं? सेपॉय आर्मी बोलते हैं, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी क्या किया? पीजेंट को रिक्रूट करना स्टार्ट किया और उनसे आर्मी बनाना उन्होंने स्टार्ट किया, और इस आर्मी को बोलते हैं सेपॉय आर्मी, ठीक है। नाउ अब क्या क्या चेंजेस लेकर आए थे? द वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम द 1820। जो वॉर करने के तरीके थे, ठीक है, वो 1820 के बाद में काफी चेंज हो गई, क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है आ चुकी थी, इन्वेंशन हो चुके थे। तो 1820 के बाद में वॉर में बहुत ज्यादा चेंजेस आए थे। वॉरफेयर में जो वॉर करने के तरीके थे उनमें काफी चेंजेस आए। कैवलरी रिक्वायर्ड फॉर द कंपनीज आर्मी डिक्लाइन। जो भी कैवलरी रिक्वायर्ड थी जो घुड़सवार थे, वो धीरे धीरे क्या होने लगे? कम होने लगे। जो घोड़े में बैठ के लड़ाई करते थे, ठीक है, ये जो ट्रेनिंग थे अब ये कम होने लगे। क्यों कम होने लगे थे? अभी हम करते हैं। ब्रिटिशर्स जो थे, जो ब्रिटिश एम्पायर थी, उन्होंने बर्मा, आज की डेट में आप बोल सकते हो कि म्यांमार जो है वहां पे है बर्मा। बर्मा तो पहले म्यांमार को बर्मा बोला जाता था। जो ब्रिटिश एम्पायर थी म्यांमार, बर्मा से लड़ाई कर रही थी। बर्मा से उन्होंने लड़ाई की, अफगानिस्तान से, इजिप्ट से लड़ाई की। किसके थ्रू उन्होंने लड़ाई की थी? उन्होंने लड़ाई की थी मस्केट के थ्रू, मस्केट के थ्रू लड़ाई की थी। और
मैच लॉक के थ्रू लड़ाई की थी। मस्केट की देखो ऐसी जो मैंने एक पिक्चर दिया है आपको, ये जो आपकी बंदूकें थी इसको मस्केट बोलते हैं, और मैच लॉक ये वाला, ये देखो ये जो बंदूक देख रहे हो ये लॉकिंग सिस्टम था, इसको ना कुछ आपको फीड करना पड़ता था और उसके बाद क्या होता था, ये लॉक चलता था, ठीक है, मैच लॉक के थ्रू। इन्होंने क्या की, ब्रिटिश एम्पायर ने बर्मा, अफगानिस्तान और इजिप्ट के साथ क्या किया, इन्होंने लड़ाई की थी। Now, soldiers of the company's army had to keep pace with changes. अब जो कंपनी आर्मी के जो सोल्जर्स थे, अब उनको भी क्या करना था, चेंजेस के साथ जाना पड़ा, क्योंकि आप घोड़े पे बैठ के, जो कैवलरी थे, अब उन पे बैठ के आपको लड़ाई करेंगे और उनको अगर एक गोली भी लग गई घोड़े को तो क्या होगा, घोड़ा तो लड़खड़ाने लग जाएगा, वापस करने लग जाएगा। तो इसलिए जो कंपनी की आर्मी थी, उनके सोल्जर्स को भी क्या है, टाइम के साथ चेंजेस लाने पड़े। हम भी क्या करते हैं, टाइम के साथ हम भी तो चेंजेस ला रहे हैं ना। पहले हम क्लासरूम में पढ़ते थे, बट अभी सिचुएशन ऐसी है तो हम अभी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, जस्ट लाइक दैट सोल्जर्स को भी कंपनी आर्मी को भी क्या करना पड़ा, टाइम के साथ जो चेंजेस आ रहे थे उनको अडॉप्ट करके उनके साथ चलना पड़ रहा था, ठीक है ना। क्या चेंज आया था कंपनी आर्मी में ना, यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर आ गया था। जैसे जस्ट लाइक आप स्कूल में क्या है, एक यूनिफॉर्म में आते हो, ठीक है, सबकी यूनिफॉर्म एक जैसी है, तो जस्ट लाइक दैट अब उसमें भी क्या हुआ था, मिलिट्री कल्चर में भी यूनिफॉर्मिटी आने लगी थी, एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर आने लग गया था। सोल्जर्स क्या करने लगे, सोल्जर्स आर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग। अब सोल्जर्स को यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग देने लगे, ट्रेनिंग ड्रिल देने लगे, ठीक है, उनके अंदर डिसिप्लिन लेकर आने लग गए थे, ठीक है। जैसे यूरोप में ट्रेन किया जाता था सोल्जर्स को, जस्ट लाइक दैट उनकी एक जैसी यूनिफॉर्म होएगी, ठीक है, सबको एक ही जैसे लड़ाई करनी है। ऐसा नहीं है कि इन सोल्जर्स को ऐसे लड़ाई करनी है, आप कैवलरी में करोगे, आप जो है इन्फेंट्री में, ऐसा नहीं था। इनको क्या करना था, इनको यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर चुके थे। Now, often this created problems when caste and community feelings were ignored, building a force of professional soldiers. इससे भी क्या हुआ, अब यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर से भी प्रॉब्लम अराइज होने लग गई थी। क्यों, क्योंकि कास्ट और कम्युनिटी फीलिंग्स को इग्नोर किया जा रहा था। कैसे इग्नोर इनको इग्नोर करते हुए क्या है, प्रोफेशनल सोल्जर्स को बनाया जा रहा था। हाउ, रिलीजियस सोसाइटी सेंटिमेंट हैड ए की पोजीशन। अब रिलीजियस, इंडिया जो है हमेशा से एक रिलीजियस सोसाइटी रही है और जहाँ पे सेंटिमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो उस टाइम पे भी जो है इनके सेंटिमेंट्स जो थे बहुत ज्यादा क्या है, हर्ट होने लगे। अब आपको एक बात बताती हूँ, जो आपका 18 जो ऐसा बोला जाता है, हम मानते हैं कि जो हिंदूज है ये मानते हैं कि जो काऊ होती है वो बहुत ही हम बहुत ऊंचा मानते हैं, ठीक है। अब ठीक है, हमें लाइक काऊ का अगर कोई मांस खाता है तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर अस, ठीक है, हम उसको अच्छा नहीं मानते। तो जस्ट लाइक दैट मुस्लिम्स में भी है, जो पोर्क खाते हैं, जो पोर्क होता है, जो सुअर का मांस है, वो खाना अच्छा नहीं मानते, ठीक है, उसको पाप मानते हैं वो लोग भी। तो उस टाइम पे ऐसी क्या र्यूमर फैल गई थी, उस टाइम पे ऐसी र्यूमर फैल गई थी, जो सिपाही थे, सिपाही आर्मी की अभी बात बता रही थी, जो ब्रिटिश आर्मी, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स की आर्मी थी वो सिपाही आर्मी बोली जाती थी। उसमें ये बोला जाता था कि जो बंदूकें दी जाती है उसमें क्या है, जो भी गोलियां बनती हैं उससे गाय का और सुअर का मांस जो है उससे पॉलिशिंग की जाती है। तो ये र्यूमर फैल गई और इस वजह से क्या है, बहुत से सोल्जर्स जो हिंदू कम्युनिटी से और मुस्लिम कम्युनिटी से थे वो इसके अगेंस्ट रिबेल करने लगे थे। दिस इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। तो उन्होंने अब यूरोपियंस को तो ये था कि अब इन चीजों से थोड़ी ना कोई रिबेल होगा, बट उन्होंने क्या किया, कंपनी के अंदर अब जो ये सेंटिमेंट्स थे हमारे इंडिया में हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इस वजह से भी क्या हुआ था, ये सारे चेंजेस आने लगे धीरे धीरे, ठीक है, और भी रिवॉल्व होने लगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज जो मैं आपको बता रही हूँ, रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसका एक मेजर वन ऑफ द मेजर कॉज था कि जो सिपाही आर्मी की फीलिंग्स को हर्ट किया गया, ठीक है, कोक एंड बीफ का यूज करते हुए उनकी जो बंदूक थी उसमें वो एज ए गोली यूज किया जाता था उनके मांस को। तो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। सॉरी, नाउ कंक्लूजन। अब एक टॉपिक
कंक्लूड करते हैं इस चैप्टर को कि हम चैप्टर में क्या पढ़ा, हमने क्या क्या था। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई, औरंगजेब पावरफुल रूलर थे, उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। उन्होंने क्या है, ट्रेडिंग कंपनी, खाली बिजनेस करने आई थी, ट्रेड करने आई थी। ट्रेड करने से वो क्या कर चुके थे, अपना टेरिटोरियल पावर, इन्होंने टेरिटोरियल पावर मतलब अपना राज क्या कर लिया था, यहाँ पे राज करना स्टार्ट कर चुके थे। उन्होंने लैंड को कैप्चर करना स्टार्ट किया। उसके बाद हमने पढ़ा कि अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी, मतलब बहुत सी टेक्नोलॉजीज ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंडिया में बहुत सी टेक्नोलॉजीज भी जो है अराइव हुई थी। ठीक है, हम ऐसा नहीं बोल सकते ब्रिटिशर्स की वजह से, ब्रिटिशर्स की वजह से बहुत से इंपॉर्टेंट इन्वेंशन, बहुत सी डेवलपमेंट भी हुई है। ये बात अलग है कि ब्रिटिशर्स ने वो सारी चीजें अपने लिए की थी, बट उनकी वजह से न्यू सिस्टम टेक्नोलॉजी जो है अराइव हुई थी, और ये इम्पोर्टेंट रोल था इस प्रोसेस में। कैसे, जर्नी टू इंडिया टुक 6 to 8 months। अब यूरोप से, उस टाइम पे यूरोप से इंडिया आना इज लाइक 6 से 8 महीने लगते थे। बट न्यू स्टीम शिप, जो न्यू स्टीम शिप आई थी, उसने टाइम पीरियड को क्या कर दिया था, 3 वीक्स में रिड्यूस कर दिया था। जो न्यू स्टीम शिप आई उस वजह से जो उनका ट्रैवलिंग टाइम था 8 महीने से, देखो कितना कितना कम हो गया था, 3 वीक्स, 3 हफ्तों में वो ये कंप्लीट कर लेती थी। In 1857 the company had a vast empire in India, और 1857 तक कंपनी जो है उनका बहुत ही बड़ा जो है एम्पायर स्टैब्लिश हो गया था इंडिया में। ओके, नाउ कंपनी एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल ओवर अबाउट 63% ऑफ द टेरिटरी। जो 63% टेरिटरी था आपका इंडिया का, ठीक है, मतलब लैंड एरिया था, वहां पे वो डायरेक्ट रूल कर रही थी। एंड 78% ऑफ द कॉन्टिनेंट, जो हमारा कॉन्टिनेंट है, एशिया में आता है इंडिया, 78% कॉन्टिनेंट को क्या कर रही थी, कंपनी रूल कर रही थी। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ठीक है, प्लीज बेटा अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ना। ठीक है, अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि ये सारी जो चैप्टर्स हैं ये आगे के चैप्टर्स को क्या करेंगे, लिंक करके रखेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी आई और क्या क्या उनके रोल्स रहे, क्या वो पॉलिसीज लेकर आई थी। ठीक है, this is the last part. Please read the chapter very carefully, and if you find any difficulty, if you have any doubt, please ask me. कोई problem है तो if you can raise your hand and ask me the question. If you have any doubts regarding our class, you can ask me the question. Okay, now read the chapter carefully, and till that, stay safe, and thank you for joining the class. Take care, beta.